अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल हमसफ़र पार्ट 3। शाह बीबी, आपने याद किया? ज़ाहदा ताई बैठते हुए गोया हुई। अब सलीम कैसा है? इसकी तबीयत कैसी है? उन्होंने संजीदगी से बेटे की तबीयत पूछी। अभी तो वैसी ही हैं। बड़ा डॉक्टर कहता है शुगर कंट्रोल हो गई तभी कुछ करेंगे। जाहिदा बेगम, हमने आज बहुत सोच समझ कर एक फ़ैसला लिया है। वो तस्बीह घुमाते हुए बोली। जी शाह बीबी, आपका हर फैसला सर आंखों पर, आप हुक्म करें। ज़ाहिदा बेगम ने इनके हाथ थामे। सवेरा हमारी पोती हमारे दिल का टुकड़ा है, तो दूसरी तरफ शाहू हमारी जान है। हमने ये रिश्ता बहुत सोच समझ कर जोड़ा था। बहू, वो तो तुम्हारे अपने हाथों की पली बच्ची है और मैं अब तुम सबके रवैयों को देख रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि सवेरा की रुखसती कर दी जाए। मगर जाहिदा बेगम ने कहना चाहा, अगर मगर कुछ नहीं, क्या तुम्हें सवेरा अपनी बहू के रूम में कबूल है या नहीं? अपनी बात करो जाहिदा। वो इनकी बात काट कर दो टोक लहजे में बोली। शाह बीबी, सवेरा मेरी बेटी है, मैं तो खुद कब से इसे रुखसत करवाना चाहती हूँ, मगर शाहू वो तो मानता ही नहीं। शाह बीबी, 5 साल होने वाले हैं, बात तक नहीं करता। बताइए मैं क्या करूँ? ज़ाहिदा लाचारी से बोली। रुखसार बच्चे, ये मेरा फ़ोन पकड़ो और शाहू का नंबर मिलाओ, अभी सबके सामने बात होगी। वो अपना फ़ोन रुखसार की जानिब बढ़ाते हुए बोली। रुखसार ने इनके हाथ से फ़ोन ले लिया। एक नज़र अपनी परेशान बैठी माँ को देखा और फिर फ़ोन मिलाकर हैंड फ्री करके मेज़ पर रख दिया। बेल जा रही थी। वो सब दम सादे फ़ोन को देख रहे थे। शहरियार अपने फ़ोन पर शाह बीबी का नाम जगमगाता देखकर एकदम चौंक गया। इसने तेज़ी से उर्वा को खुद से जुदा किया और इसे वापस जाने का कहता हुआ फ़ोन उठाकर कानों से लगाते हुए सीधा बाहर निकल आया। शाह बीबी, ये आप ही हैं ना? वो अभी तक बेयकीनी का शिकार था। गाड़ी के करीब पहुंचकर तेज़ी से ड्राइवर को बाहर निकलने का इशारा किया। अस्सलामु अलैकुम, कितने सालों के बाद आपने मुझे याद किया है। मुझे तो लगा आप मुझे अपने शाहू को भूल ही गई हैं। न चाहते हुए भी वो शिकवा कर गया। वालेकुम अस्सलाम, रास्ता तो तुम भूले बैठे हो। ठहरे हुए लहजे में शाह बीबी की आवाज़ उभरी। आप सब जानती तो हैं, मैं तो आपको, बाबा साई को, अम्मी को देखने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन लगता है इधर किसी को मेरी फिक्र नहीं। खैर, आज इतने सालों के बाद आपने मुझे याद किया है, कहिए क्या हुक्म है? वो मोदबाना अंदाज में बोला। देख शहरियार, तू घर छोड़ गया, हमारे फैसलों से टकरा गया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा तेरे बैंक में लाखों पाउंड दिलवाए ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो। तूने पलट के जिद में आकर मुड़ के नहीं देखा, फ़ोन नहीं किया, और इधर हम तेरी जानो माल का सदका देते रहे। 4 साल से भी ऊपर हो गई हैं तुझे घर छोड़े। अब तू अपनी जिद छोड़ दे, वापिस आ जा। तेरा बाप हॉस्पिटल में पड़ा है, बस अब बस कर और हवेली वापिस आ जा। मैं आ जाता हूँ, मगर फिर इसका अब क्या करेंगी? इसने दरपर्दा सवेरा की बात की। बस तू आ जा, तेरी दुल्हन की रुखसती करवा देंगे। वो इत्मीनान से बोली। मुझे रुखसती नहीं करवानी शाह बीबी, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। वो आस्तीनें फोल्ड करता हुआ ब्लूटूथ कानों में लगाकर ड्राइव करने लगा। क्या मतलब, बिल्कुल नहीं करवानी या अभी नहीं करवानी? संजीदगी से पूछा गया। ये रिश्ता आप लोगों ने ज़बरदस्ती जोड़ा था, मैं कभी भी इसे रुखसत नहीं करवाऊंगा। आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए तो मैं अभी वापस आ जाऊँगा। रिश्ता ख़त्म कर दें, वो तेरी इज्जत है। इज्जत तो इससे ऐसे इज्जत है, वो तेरी इज्जत है। इज्जत से तू ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकता। बचपन से तेरे नाम पे बैठी हुई है, तेरे निकाह में है, तो इतना बेगैरत कैसे हो सकता है कि अपनी निकाही बीवी से रिश्ता तोड़ के इसे किसी और के हवाले कर दे? आखिर तुझे इतराज़ क्या है? शाह बीबी प्लीज़ मेरी बात को समझिए। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, हवेली में पली बड़ी एक दुब्बू सी मशर की लड़की मेरे साथ नहीं चल सकेगी। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर ज़माने का सामना करना चाहता हूँ। मुझे अपनी हम उम्र बीवी चाहिए, पढ़ी लिखी मॉडर्न मजबूत लड़की। इसने हज़ारों बार की कही बात दोहराई। जब वो तेरे निकाह में आई थी इस वक्त बच्ची थी, अब वो जवान हो चुकी है। हमारे 7 पुश्तों में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं गुजरी है और पढ़ भी रही है, इंटर का इम्तहान दिया है अभी। सुगर है, नमाजी है और बड़े साफ दिल की लड़की है मेरी सवेरा। उन्होंने तहम्मुल से कहा। मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, इसमें सभी कुछ है, मगर फिर भी इसमें मुझे सिर्फ एक कज़न रोती धोती बच्ची नजर आती है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे बेजोड़ रिश्ते में बंद कर नहीं गुजार सकता। मुझे अपना हम उम्र साथी चाहिए। वो गोया हुआ ऐसी जीवन साथी तो खुशकिस्मती से मिलती है। शहरियार, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। तुम इस लड़की के काबिल नहीं हो। इनके लहजे में बला का दुख था। शाह बीबी, आप एक दफ़ा मेरा नज़रिया भी तो देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये बेजोड़ शादी मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी? कम अज़ कम जीवन साथी तो इंसान की पसंद का होना चाहिए। यह सारी ज़िंदगी इंसान अपने नापसंदीदा शख्सियत के साथ ज़िंदगी गुजार दे। आप एक दफ़ा मेरी बात को तो समझिए। मेरी इससे नहीं बनती, ना ही बनेगी। वज़िच हुआ। देख शाहू, दुनिया में मैंने ऐसे बहुत से जोड़े देखे हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, ज़हनी मुताबिकत नहीं होती, ख्यालात नहीं मिलते और वो अलग हो जाते
جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر تیری طرح بغیر جانے، بغیر دیکھے، بغیر پرکھے کون اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے؟ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اسے مذاق مت بناؤ۔ میں تیری ہر بات مان لوں گی، لیکن پہلے تو سویرا کو جان تو لے، پرکھ تو لے۔ ایسے مفروضات کی بنا پر اسے چھوڑنا ظلم ہے، اور اب وہ کوئی اتنی بھی بچی نہیں۔ 8-10 سال کا فرق تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انہوں نے سمجھداری سے بات آگے بڑھائی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ الجھا۔ دیکھ، ادھر پوری برادری کو پتا ہے کہ سویرا تیرے نکاح میں ہے، اب اگر اسے تو ملے بغیر ہی چھوڑ دیتا ہے تو ہمارے خاندان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ کوئی بھی پھر آپس میں رشتہ کرنے کی نہیں سوچے گا۔ اس لیے پتر تو واپس آ جا، اسے رخصت کروا، پھر سال برباد بھی اگر تجھے وہ نہ بائے تو پھر تیرا کوئی انتہائی فیصلہ کرنا حق پر ہوگا۔ سوچ لیں، اسی طرح تیری سسکتی ترپتی ماں بھی تجھ سے مل لے گی اور تیرے باپ کو بھی چین ملے گا۔ شاہ بی بی نے سمجھایا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں کہ اگر 1 سال کے عرصے میں میری اس سے نہیں بنی تو میں اسے طلاق دے سکتا ہوں؟ آپ اور بابا صحیح میرا ساتھ دیں گے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں مانا کہ ہمیں بہت دکھ ہوگا، لیکن یہ اطمینان تو ہوگا کہ تو نے کوشش کی اس رشتے کو نبھانے کی۔ میں مرنے کے بعد اپنے فروغ کو منہ تو دکھا سکوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے شاہ بی بی، مجھے منظور ہے، لیکن آپ بھی یاد رکھیے گا کہ بات صرف 1 سال کی ہے۔ اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا اپنی پسند سے شادی کر کے زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ توقف کر کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ چل اب جلدی سے فلائٹ بک کروا اور آ جا۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ میں ٹھیک 3 دن بعد پاکستان میں ہوں گا۔ اور وہ انتہائی حیرت سے شہریار کو آفس سے باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار شہریار نے پیش قدمی کی تھی، اسے چھوا تھا اور پھر صرف ایک فون کال کے لیے اسے بے دردی سے خود سے الگ کر کے چلا گیا تھا۔ اسے حد سے زیادہ بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اس نے سائڈ پر پڑا اپنا پرس اٹھایا، سن گلاسز آنکھوں پر لگائے اور باہر نکل آئی۔ پارکنگ میں دور دور تک شہریار کی گاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا، یعنی وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ پسمردہ سے انداز میں چلتی ہوئی اپنی گاڑی تک آئی، پرس سیٹ پر پھینکا اور خود سیٹ پر گرنے کسی انداز میں بیٹھ کر سر سٹریننگ سے لگا کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کی خوبصورت سبز آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور پاس پڑا فون اٹھایا۔ 4 گھنٹے مجھے ادھر بیٹھے 4 گھنٹے ہو گئے اور اس ظالم نے ایک فون بھی نہیں کیا۔ وہ ٹائم دیکھتی ہوئی بڑبڑاتی اس نے شہریار کا نمبر ملایا جو مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ شہری کال می اس نے ٹیکسٹ کیا۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سلگتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور شہریار کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہریار کے بڑے سے محل نما گھر کے ڈرائیو وے پر اس نے گاڑی پارک کی اور نیچے اتر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مین دروازے پر پہنچ گئی۔ بیل بجانے سے پہلے اس نے اپنی انگلیاں بالوں میں چلاتے ہوئے انہیں درست کیا۔ بیل بجائی اور جلدی سے اپنی شرٹ کو کھینچ کر درست کیا۔ سلوٹیں دور کی، بیل کا جواب نہیں آیا۔ اس نے لیونگ روم کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر دبیز پردوں کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ پلٹ کر گاڑی کی طرف گئی اور اپنے پرس سے گھر کی چابی نکالی اور واپس اوپر آئی۔ اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہیلو شہری، کہاں ہو؟ وہ آوازیں دیتی ہوئی آگے بڑھتی۔ اندر ہی شہریار کا بیڈ روم تھا جس کا دروازہ ہلکا سا ہوا تھا۔ اندر سے اس کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی۔ سامنے ہی شہری جینس پہنے بنا شرٹ کے کانوں میں شرٹ کے وہ دھیرے سے آگے بڑھی۔ سامنے ہی شہری جینس پہنے بنا شرٹ کے کانوں میں ہیڈ فون لگائے اپنے آفس سٹاف کو ہدایت دے رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بیڈ پر ایک سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں وہ کپڑے رکھ رہا تھا۔ شاید کسی بزنس ٹرپ پر جا رہا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لمبا چوڑا ورزشی جسامت والا شہری ایسے ہی تو وہ اس پر نہیں من مٹی تھی۔ بنا آواز کی وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور شہریار کے بڑھنا شانے سے سر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ بی بی سے بات کرنے کے بعد شہریار اپنا مائنڈ بنا چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے استنبول جانا تھا، اپنی ایک بہت اہم میٹنگ کو جلدی سے نپٹا کر وہیں سے پاکستان روانہ ہونا تھا۔ وہ بھی تڑپ رہا تھا اپنے ماں باپ سے، اپنی بہن سے، سب سے بڑھ کر اپنی جان سے پیاری دادی شاہ بی بی سے ملنے کے لیے۔ سارے کاموں سے نپٹ کر سیٹ بک کروا کر وہ نہا کر نکلا کہ اس سے رات کی فلائٹ سے ترکی روانہ ہونا تھا۔ بستر پر بیگ رکھے وہ اپنی پیکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سیکرٹری کو ہدایت دے رہا تھا۔ تب ہی اچانک کسی نے اس کے شانے پر سر رکھا۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑا۔ تم اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ فون بند کر کے وہ عروہ کی جانب پلٹا۔ میں کب سے تمہیں کال کر رہی تھی، میسیجز بھی چھوڑے، کیا تم نے چیک نہیں کیا؟ اس نے ٹھنک کر کہا۔ کیسے میسیجز؟ میں مصروف تھا، بہرحال کہو کیسے آنا ہوا؟ وہ ٹی شرٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ رہنے دو نا، میں ہی تو ہوں، وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتی ہوئی بولی۔ اپنی لمٹ میں رہو، مجھے شادی سے پہلے ایسی بے تکلفی بالکل پسند نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ اس کے ہاتھ سے چھین لی اور پہن لی۔ اوہ، آج صبح آفس میں جو میرے ساتھ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا، اسے کس کھاتے میں ڈالو گے؟
मिस्टर शहरयार वो गड़राई, देखो उर्वा स्वीट हार्ट, मैं इस वक्त बिजी हूँ, 3 घंटे में मुझे फ्लाइट पकड़नी है, 1-2 हफ्ते में मैं वापस आ जाऊंगा, फिर खुलकर बात करेंगे। इसने समझाया। शेरी तुम किधर जा रही हो मुझे बताए बिना? वो 2 हफ्ते का सुनकर खवास बाफ्ता हो गई। मैं एक काम से इस्तांबुल जा रहा हूँ, वहाँ 3 दिन ठहर कर पाकिस्तान जाऊंगा। पाकिस्तान नहीं शेरी, ऐसा मत करो, तुमने तो कहा था तुम अपने बाबा सही को यहीं बुलाओगे इलाज के लिए। उर्वा मेरा जाना ज़रूरी है, बस 2 वीक की तो बात है, बाद में फिर वापस इधर ही आ जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं शेरी, मैं वो कहते कहते रुक गई और पलट कर जाने लगी। शहरयार ने तेजी से इसकी कलाई थाम कर इसे रोका। कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। क्यों? अपनी बात तो मुकम्मल करो। शेरी हाथ छोड़ो, मुझे अभी घर जाकर पैकिंग करनी है, डैड से बात करके सीट बुक करवानी है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम नहीं, हम। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, पहले इस्तांबुल फिर पाकिस्तान। वो इसकी आंखों में झांक कर बोली। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। वो तप गया। मगर क्यों? प्यार करते हो मुझसे, शादी के लिए प्रपोज तक कर चुके हो, तो फिर साथ ले जाने में क्या कबाहत है? या फिर मैं ये समझूं कि तुम मुझसे इतने अरसे से फ्लर्ट कर रहे थे? वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोली। उर्वा जाओ, जो करना है करो। वो जब्त करते हुए इसका हाथ झटक कर बोला। उर्वा एक नज़र इसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखती हुई बाहर निकल गई। वो कानों पर ब्लूटूथ लगाए मसलसल रुखसार आपी से बातों में मसरूफ था। आपी, आप खुद को एक बार तो मेरी जगह पर रखकर सोचिए। शादी जिंदगी का एक अहम तरीन फैसला है और मेरे सर पर तो आप सब ने एक नापसंदीदा हस्ती को थोप दिया है। वो इन्हें समझा रहा था। शेरू, कोई और रास्ता नहीं है क्या? तुम वाकई से नहीं अपनाओगे? नहीं, मेरे नज़दीक इसका वजूद कोई अहमियत नहीं रखता और आप बेफिक्र रहिए, मैं इसे किसी जुल्म और सितम का निशाना नहीं बनाऊंगा। बस 1 साल ही की तो बात है, कर लूंगा बर्दाश्त। तुम इतना मनफी क्यों सोच रही हो? सवेरा को एक मौका देकर तो देखो। यकीन करो, वो एक वफादार बीवी साबित होगी, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगी। आप ही प्लीज़ मुझे सबजबाग मत दिखाइए। मुझे किसी वफादार टाइप बीवी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बड़ाई मेहरबानी मुझे कायल करने की कोशिश मत कीजिए। शाहू, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। देखना, एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में इसकी बहुत अहम जगह बन जाएगी। तुम्हें ना चाहते हो भी इससे मोहब्बत हो जाएगी। फिर मैं देखूंगी कि तुम कैसे मोहब्बत से मुंह मोड़ोगे। डरो इस वक्त से जब तुम सवेरा से मोहब्बत की भीख मांगोगे। सीरियसली आपी, आप मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। बहरहाल, आपकी इत्तला के लिए मैं अपनी वाइफ टू बी सिलेक्ट कर चुका हूँ। अभी वो बात कर ही रहा था जब ड्राइवर ने गाड़ी एयरपोर्ट एंट्रेंस पर रोकी। सर, एयरपोर्ट आ गया है। बवर्दी ड्राइवर ने उतर कर दरवाज़ा खोला तो इसने फ़ोन बंद कर दिया और बड़े इत्मीनान से कंधे पर ट्रैवल बैग ले लिए, हाथ में ब्रीफ केस लेकर नीचे उतरा, सनग्लासेस आंखों पर लगाए और बड़े बड़े कदम उठाता अंदर दाखिल हो गया। हीथरो दुनिया का एक मसरूफ तरीन एयरपोर्ट, जहां मिनट मिनट पर फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करती हैं। यहाँ हम वक्त एक गहमा गहमी सी नजर आती है। हर कोई अपने आप में मगन तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। वो तमाम सिक्योरिटी मराहल से गुजरने के बाद अब आराम से अपना कोट उतार कर आस्तीनें फोल्ड कर वेटिंग लॉन्ज में बैठकर अपने ब्रीफ केस से लैपटॉप निकाल कर ईमेल्स करने में मसरूफ था। जब इसे अपने शाने पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ इंतहाई गुस्सा में घर वापिस आ गई थी। शहरयार की सेक्रेटरी से इसका ट्रेवल प्रोग्राम फ्लाइट डिटेल लेकर अपनी ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवा चुकी थी और अपने डैड से जिद करके अब एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ी थी। इसकी मॉम ने इसे आखिरी लम्हे तक समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। उर्वा डार्लिंग, एक बार फिर सोच लो, तुम पाकिस्तान में कैसे रहोगी? 2 दिन भी नहीं टिक सकोगी इधर। मॉम प्लीज़, मैं किसी भी कीमत पर शेरी को उधर अकेला नहीं जाने दे सकती। आप तो मुझे समझिए, इसने संजीदगी से कहा। तुम आज तक पाकिस्तान नहीं गई हो, इधर का माहौल बहुत अलग है। आखिर तुम उधर कैसे रहोगी? ज़रा सी धूल तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती और उधर तो। मॉम प्लीज़, उर्वा ने इन्हें टोका। मैं कोई उधर रहने नहीं जा रही, बस शेरी के पेरेंट्स से मिलकर इसे अपने साथ लेकर वापस आ जाऊंगी। उर्वा ने 2 टोक लहजे में कहा। वो अपनी मॉम के गाल चूमती डैड को बाय कहती हुई बाहर निकल गई, जहां इसके डैड का ड्राइवर इसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। एयरपोर्ट पहुंचकर वो तमाम सिक्योरिटी मराहिल से गुजरने के बाद अब वेटिंग लॉन्ज में शहरयार को ढूंढ रही थी। जब इसकी नज़र शहरयार पर पड़ी, जो सामने ही सोफा पर बैठा लैपटॉप पर मसरूफ था, वो इसे देख कर ठिठक सी गई। जेल से सेट किए हुए घने बाल, वजीहा चेहरे पर संजीदगी लिए वो दूर से भी लाखों में एक नज़र आ रहा था। इसने अपने बालों पर हाथ फेरकर दुरुस्त किया। पर्स में से ग्लोव्स निकालकर खुद को फ्रेश अप करने के बाद वो शहरयार की जानब बढ़ी। करीब पहुंचकर इसने शाने पर हाथ रखा ही था कि वो तेजी से पलटा। उर्वा, तुम? शहरयार की आंखों में नागवारी उमड़ आई। क्यों, क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? उर्वा इसके सामने आकर बोली। उर्वा, सीरियसली इट्स टू मच। मैं काम से जा रहा हूँ, फन ट्रिप पर नहीं, जो तुम मेरे साथ चलोगे। हर बात की हद होती है। वो गुस्सा दबाते हुए बोला। शहरयार, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे डर लगता है, सुना है देसी पेरेंट्स बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी कर दी तो मैं तो मर जाऊंगी। इसका लहजा बढ़ा गया।
सो इट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट मी, वो सर्द लहजे में बोला। ऐसा मत कहो, ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ट्रस्ट करती हूँ, जब भी तो किसी भी रिश्ते के बगैर तुम्हारी राह पर चल पड़ी हूँ। इसने शहरियार के कंधे पर सर रखा, जीन्स शर्ट में मलबूस सुनहरे बालों को पुष्ट पर बिखराए वो लाउंज में बैठे लोगों की तवज्जो खींच रही थी। शहरियार के चेहरे पर नागवाड़ी की रमक सी चमकी। क्या तुम्हें मेरी परेशानी का भी कुछ अंदाजा है? मुझे बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है इस्तांबुल में, इसके बाद फौरन पाकिस्तान रवानगी है। मुझे अपने बाबा को हॉस्पिटल में देखना है, इनको इलाज के लिए साथ लाने की कोशिश करनी है। एक तो इधर पहले ही सारे लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, ऊपर से बगैर शादी की किसी लड़की का इस तरह मेरे साथ आना, तो तुम मेरे लिए सिर्फ और प्रॉब्लम्स खड़ी करोगी। शहरयार इसे खुद से अलग करते हुए बोला, सच कहो, तुम्हें मेरा अपने साथ आना बुरा लग रहा है? यही बात है ना? उर्वा की सब्ज आंखों में नमी उमड़ आई। तुम अच्छी तरह जानती हो ऐसी बात नहीं है। मेरी तुमसे कमिटमेंट है और मैं कमिटमेंट निभाने वाला बंदा हूँ। चलो अपना सामान समेटो, बोर्डिंग अनाउंस हो रही है। वो लैपटॉप बंद करके बैग में डालते हुए अपना कोट उठाकर सीधा खड़ा हो गया। शाह बीबी, अगर वो 1 साल बाद भी नाराजी ना हुआ तो? साख्ता के लहजे में अंदेशे थे। जी शाह बीबी, आप एक बार फिर सोच लीजिए, ऐसा ना हो साल बाद इसने अगर सवेरा को खुदा ना ख्वास्ता छोड़ दिया तो? रुखसार भी फिक्रमंद थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बात खानदान के शिमला को ऊंचा रखने के लिए ज़रूरी थी। वैसे भी शाहू की रगों में हमारा खानदानी खून दौड़ रहा है। जब एक बार शादी हो जाएगी तो फिर वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इससे मुंसलिक औरत इसकी इज्जत को कोई ऐरा गैरा देखे। दूसरी शादी ब्याह करना तो बहुत दूर की बात है। इसकी गैरत इसे कभी भी ऐसा फैसला लेने नहीं देगी। शाह बीबी के लहजा में मजबूती थी, मान था, लेकिन सवेरा के वजूद को तो इसने निकाह के बाद भी तस्लीम नहीं किया। वो तो इसे पहले दिन से छोड़ने की रट लगाए बैठा है। आप देख लीजिएगा शाह बीबी, कहीं फिर हमारी तरफ से ज्यादती ना हो जाए। ज़ाहिदा संजीदगी से बोली, इसीलिए तो हमने ये फैसला किया है, जब तक वो सवेरा का देखेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो फैसला कैसे करेगा? 1 साल तो कुछ भी नहीं होता, बस एक लम्हे की ज़रूरत होती है मोहब्बत को वही बनकर दिल में उतरने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है शाहू के दिल में एक दिन सवेरा राज करेगी। शाह बीबी ने रसान से समझाते हुए कहा। सवेरा जो सबको रात के खाने के लिए बुलाने आई थी, अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर अपनी जगह मुंजमन सी हो गई। ये किस्मत इसके साथ कैसा खेल खेल रही थी। इसकी सगी दादी इसे 1 साल के लिए दाव पर लगा रही थी। वो चुपचाप पलट गई और माई को अंदर खाने के लिए सबको बुलाने के लिए भेजकर खुद मेज़ लगाने लगी। फरजाना पुप्पो हॉस्पिटल में बाबा सई के पास थी। बाकी सब अफराद रात के खाने के लिए मेज़ पर मौजूद थे। सवेरा भी चुपचाप सर झुकाए बेदिली से प्लेट में चमचा हिला रही थी जब शाह बीबी की आवाज़ गूंजी, ठीक 2 रोज़ बाद शाहू वापस आ रहा है। इसके आते ही हम सवेरा की रुखसती ही कर देंगे। ज़ाख्दा, तुम मेहमानों की लिस्ट बना लो, और रुखसार, तुम शाहू का कमरा खलवा कर दुरुस्त करवा लो। बाकी आप मर्द हजरात कल हॉस्पिटल चलिए और सलीम से मशवरा करके तैयारी शुरू करें। साथ ही साथ सवेरा का पासपोर्ट और वीज़ा करवाइए। उन्होंने ऐलान करने के साथ ही साथ सब में काम बांट दिए। रात का वक्त था, सब खाना खाने के बाद अपने कमरों में जा चुके थे। ज़ाहदा ताई और रुखसार आपी शाह बीबी के साथ इनके कमरे में चली गई। वो सारे काम समेट कर चुपचाप चलती हुई बाहर निकल आई। बड़े से सहन में आते ही ठंडी ठंडी हवा के झोंके इससे टकराए। मौसम सर्द था, हल्की हल्की फुहार बरस रही थी। वो चुपचाप सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गई। इसके वजूद पर उदासी छाई हुई थी। एक अजीब सी यासियत ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। माँ जैसी ताई अम्मी का बदलता रवैया इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खुद साख्ता अना इसे बहुत तेजी से हर रिश्ते से दूर कर रही थी। इसका ज़हन शदीद किस्म की टूट फूट का शिकार था। सर दर्द से फटा जा रहा था, दिल बढ़ आया था, काली सियाह आंखें बरस रही थी। वो सब कुछ खुद पर सह रही थी। काश बाबा आज आप जिंदा होते तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इतनी जिल्लत अल्लाह पाक मुझे मेरे बाबा के पास भेज दे। वो रो पड़ी। ठंड इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। पेट दर पे छींकें आनी शुरू हो गई थी। वो हिम्मत करके उठी और अंदर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में दाखिल होकर वो खुद को सर से पैर तक लहाफ में पैक करके लेट गई थी, मगर सर्दी कम नहीं हुई। इसका पूरा वजूद सर्दी से कांप रहा था। सवेरा उठो, जल्दी से दूध पी लो, तुमने खाना भी ढंग से नहीं खाया आज। रुखसार कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी कि इसने लहाफ में पैक वजूद को देखकर करीब आई। सर से लहाफ उठाया तो इसका तपता हुआ सुर्ख चेहरा देखकर चौंक गई। सवेरा, चंदा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? उन्होंने परेशानी से इसे देखा। सवेरा ने अपनी बीगी पक्के उठाकर इन्हें देखा तो इसकी लाल सुर्ख आंखों को देखकर बेहद परेशान हो गई। तेजी से इसके माथे पर हाथ रखा। या अल्लाह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम 1 मिनट वेट करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। मैं अच्छी तरह से लहाफ उड़ाते हुए बोली। रुखसार, आप रहने दीजिए, मैं बहुत ढीठ हड्डी हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। वो बुराई हुए लहजे में बोली। अल्लाह ना करे सवेरा, कैसी बातें कर रही हो? सोच समझ कर बोला करो। उन्होंने इसे सर्जिश की। भला बताओ, शादी सर पर है और दुल्हन बीमार हो गई है। वो बुड़बड़ाती हुई तेजी से किचन की जानिब गई, जहाँ मेडिकल कैबिनेट में बुखार की दवा मौजूद
थी जब रुखसार शाह बीबी के कमरे में वुज़ू करवाने के लिए आई। सवेरा किधर है? उन्होंने सलाम किया। सलाम का जवाब देते हुए पूछा, बीबी जान इसे रात से बुखार है, मैंने दवाई दे दी थी, अभी सो रही है। रुखसार इनके लिए जायनमाज बिछाते हुए बोली, ठीक है, वो जैसे ही उठे इसे हमारे पास भेज देना। उन्होंने नीयत बांधने से पहले हुक्म दिया। रुखसार असबाब में सर खलाती हुई बाहर निकल गई। रुखसार किचन में तेजी से मुलाजमा की मदद से सबका नाश्ता तैयार करवा रही थी। आज सवेरा की गैर मौजूदगी की वजह से सब कामों में देर हो रही थी। सबको नाश्ता कमरों में भेजवा कर वो सवेरा के लिए डबल रोटी ट्रे में रखकर किचन से निकलने ही लगी थी कि मेन दरवाजे से फरजाना पुप्पो अंदर दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम पुप्पो जान। रुखसार ने जर से सलाम किया। इशारे से जवाब देती हुई तने हुए चेहरे के साथ शाह बीबी के कमरे की जानिब बढ़ गई। क्या हुआ रमीज़? पुप्पो इतना गुस्सा में क्यों है? रुखसार ने पूछा। कुछ नहीं भाभी, बस अकराम भैया ने इन्हें रात ही शहरियार बाई के आने की इतला दी थी। अम्मा ने हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से रात काटी है। रमीज़ ने रिपोर्ट दी। अच्छा देवर जी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। रुखसार ट्रे लेकर सवेरा के कमरे की तरफ बढ़ी। शाह बीबी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप शाहू के साथ इसकी इस कर्म जली की रुखसती करवा रही हैं? वो चादर उतारकर पर्स को मेज़ पर पटकते हुए बोली। ना सलाम ना दुआ। फरजाना आते के साथ ही सवाल, ये मत भूलो कि तुम हमसे मुखातिब हो और हम किसी को जवाबदार नहीं। शाह बीबी सर्द लहजे में बोली, माजरत चाहती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगी कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको पूरी दुनिया में बस यही लड़की मिली थी मेरे शाहू के लिए? क्या सारे गांव की लड़कियां मर गई हैं? अपनी बरादरी में भी कोई लड़की नहीं मिली जो इस मनहूस को ज़बरदस्ती मेरे बच्चे के गले बांध रही हैं? फरजाना फट पड़ी। शाहू हमारा भी बच्चा है और ये कोई नया फैसला तो नहीं। निकाह तो इन दोनों का बहुत पहले ही हो चुका है, अब तो बस रुखसती ही बाकी है, और इसमें बुराई भी क्या है? शाह बीबी तहम्मुल से बोली, मैं कहती हूँ, क्या यही दुनिया से निराली मनहूस लड़की मेरे भतीजे के लिए रह गई थी? अपने बाप को तो खा चुकी है, अब देखना ये मेरे शाहू को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे खूबड़ू लाइक भतीजे के लिए क्या यही रह गई थी? और निकाह क्या है, कभी भी तोड़ा जा सकता है। मैं तो कहती हूँ आप अभी भी वक्त है, इस बेजोड़ रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। फरजाना बस करो, तुम्हारी ज़बान के आगे तो खंदक है, अब ये फजूल गोई बंद करो। मेरी सवेरा तो इतनी खूबसूरत, नेक दिल और एहसास लड़की है जो ढूंढने से भी ना मिले, सबका ख्याल रखने वाली, तबीयत की भी बहुत नेक है। देखना शादी के बाद शाहू को संभाल लेगी, सब ठीक हो जाएगा। वो रसान से समझाते हुए बोली, आपने शाहू से पूछा या इस बार भी खुद ही फैसला कर लिया है? फरजाना ने पूछा। शाहू से पूछकर ही रुखसती तय की है। शाह बीबी रूखे लहजे में बोली, सबसे पूछ लिया, सारी बातें तय कर ली और मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। बस यही इज्जत रह गई है मेरी कि अब मुझसे बातें छुपाई जाती हैं। वो खांसी हो गई। बस फरजाना बहुत हो गया, जाओ, अब मैं आराम करूंगी और शादी में खुशी खुशी शरीक हो सकती हो तो ठीक है, वरना आराम से अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाना। खबरदार जो मेरे बच्चों की खुशियों में कोई टांग अड़ाई। रुखसार ने प्यार से सवेरा को जगाया तो सवेरा रुखसार को देखकर सलाम करती हुई उठ बैठी। चलो शाबाश, उठो, जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ। वो इसका बिस्तर ठीक करते हुए बोली। सवेरा खामोशी से उठकर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो तौलिया से मुंह पूंछती हुई बाहर निकली। सवेरा, ये थोड़ा सा दूध पी लो और साथ में ये टैबलेट भी ले लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी, रुखसार ने नरमी से कहा। सवेरा इसबात में सर खलाती दूध का गिलास और दवा उठाकर पीने लगी। रुखसार यकटक इसके मासूम कमसिन हुस्न को देख रही थी। वाकई अगर किस्मत अच्छी ना हो तो बेपनाह हुस्न और जमाल भी किसी काम का नहीं होता। अच्छा सुनो, शाह बीबी तुम्हें याद कर रही हैं, इनसे जाकर मिल लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए सूप बनवाती हूँ। रुखसार आपी, प्लीज़ आप तो मेरा साथ दें। शाह बीबी को मना कर दीजिए कि वो ऐसा ना करें, इस तरह तो मैं सारी ज़िंदगी सर उठाकर नहीं जी सकूंगी, मेरा सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा। आप जानती तो हैं वो कितने अनापरस्त हैं। यूं मुझे इन पर मसलत मत कीजिए, प्लीज़, तमाम उम्र के लिए मेरी ही नज़रों में मुझे मत गिराइए। सवेरा इनके हाथ थाम कर रो पड़ी। मेरी गुड़िया, सवेरा गुड़िया, तुम इतना मनफी मत सोचो, देखना शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, और अगर शाहू ने तुम्हें तंग किया तो तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं चंदा। रुखसार ने बड़े प्यार से इसके आंसू पहुँचे। चलो शाबाश, जल्दी से रेडी हो जाओ, शाह बीबी से मिलाओ, वो तुम्हें याद कर रही थी। रुखसार बाहर निकलते हुए बोली। अस्सलामु अलैकुम। शाह बीबी, आपने याद फरमाया था। सवेरा ने अंदर दाखिल होते ही बोला, आओ बेटी, इधर मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने अपने पहलू में इसके बैठने के लिए जगह बनाई। सवेरा बेटी, तुम जानती हो हम खानदानी लोग हैं, तुमने जिस घराने में आंख खोली है इसके कुछ असूल हैं, रवायात हैं, जिनकी पासदारी हम सबका फ़र्ज़ है। हम अपनी बच्चियों की शादी खानदान से बाहर नहीं करते, और तुम्हारा निकाह तो बहुत पहले ही हो चुका है, और अब वक्त आ चुका है कि हम तुम्हारे फ़र्ज से सबकदोश हो जाए। शाह बीबी वो हिचकिचाई। क्या हुआ सवेरा, ये ऐसी कौन सी अनोखी बात है जो तुम इतना परेशान हो रही हो? ये रिश्ता तो बहुत पहले से तय था, रुखसती तो बस एक फॉर्मेलिटी है। शाह बीबी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ, मैं कैसे आपको समझाऊं? वो उंगलियां चिटखाते हुए बेबसी से बोली। सवेरा, जो
तुम्हारे दिल में है वो कहो, अपने दिल से हर अंदेशा को निकाल फेंको। खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल करो। शाह बीबी ने रसानियत से बोली। मुझे मुझे इनसे बहुत डर लगता है, वो इस रिश्ते को पसंद नहीं करते। सवेरा ने बामुश्किल कहा। देखो बच्चे, हर इंसान की अपनी शख्सियत होती है। माना कि लोगों के मजाज में फ़र्क होता है, सोच भी मुख्तलिफ होती है, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। तुम परेशान मत हो, जब इस पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने संजीदगी से इसे समझाया, मगर सवेरा ने सर उठाया। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, इसलिए बजाय रोने धोने के क्यों ना तुम अपने दिल को ये तसल्ली दे दो कि तुम ये मरहला तय कर सकती हो। खुशियों पर तुम्हारा भी हक है। हाथ बढ़ाओ और समेट लो। उन्होंने इसकी बात काटी। सवेरा खामोशी से सर झुकाकर रह गई। कल रात तक शहरियार पहुंच जाएगा। बस फिर जल्दी ही ये रस्म अदा कर दी जाएगी। अब तुम जाओ और खुश रहने की कोशिश करो। इस्तांबुल में एक कामयाब बिजनेस डील साइन करने के बाद वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका था। अब इसका दिमाग आगे का लाहे अमल सोच रहा था। वो किसी भी सूरत सवेरा को अपने साथ लाना नहीं चाहता था। बस किसी भी बहाने से इसे पाकिस्तान छोड़कर वापिस आने का वो पक्का इरादा कर चुका था। आज सुबह से ही पूरी हवेली में एक गहमा गहमी मची हुई थी। रुखसार आपी और अकरम भाई एयरपोर्ट रवाना हो चुके थे। शाह बीबी खुद मुलाजमों को हदायत दे रही थी। बावर्ची खाने का मेन्यू भी उन्होंने ही तरतीब दिया था और अब अपने कमरे में उन्होंने सवेरा को तलब किया। अस्सलामु अलैकुम शाह बीबी। सवेरा ने दरवाज़ा खटकाकर इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई। वाह अलैकुम अस्सलाम। आओ बेटी। उन्होंने बगौर इसका जायज़ा लिया जो मलगजे से लिबास में मलबूस थी। चोटी में से बाल निकल रहे थे। चेहरे पर स्मर्दगी सी छाई हुई थी। सवेरा, ये क्या खुलिया बनाया हुआ है? अल्लाह के करम से तुम्हारे सर का साईं वापिस आ रहा है। और इन बनों को देखो, ना लिबास ढंग का है, सर पे कंघी तक नहीं की हुई। वो हाथ कान सब खाली। इतनी बदशगुनी मत फैलाओ। जाओ जाकर खुलिया दुरुस्त करो। और हाँ, शहरियार का कमरा अपनी निगरानी में खलवा कर दुरुस्त करवा लेना। बच्चा शाम तक आ जाएगा, इसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तस्बीह घुमाते हुए हुक्म दिया। शाह बीबी से कुछ भी कहना अब्स था। वो आंसू पीते हुए सर असबाब में हिलाती हुई बाहर निकल गई। इसका रुख शहरियार के कमरे की तरफ था जो सालों से बंद पड़ा था, लेकिन ज़ाहदा ताई हफ्ते के हफ्ते इस कमरे की सफाई और डस्टिंग करवाती रहती थी। वो बोझिल कदमों से चलती हुई कमरे के दरवाजे तक आई। नाप पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर ज़ाहदा ताई मुलाजमा से सफाई करवा रही थी। अरे सवेरा, अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। अब अपनी निगरानी में ये कमरा दुरुस्त करवा लो और इसके बाद सीधा मेरे पास आना। उन्होंने आगे बढ़कर प्यार से इसके गाल थपथपाते हुए कहा। जी ताई अम्मी, मैं देख लूंगी। सवेरा ने सादतमंदी से जवाब दिया। पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते हुए इसे मिट्टी की मनोज खुशबू का एहसास हुआ। ये फ़ज़ाएं अपने अंदर माँ की आगोश जैसी नरमी समोए हुए थी। वो इन फ़ज़ाओं में सांस लेते ही बेचैन हो उठा। इतने साल की खुद साख्ता जलावतनी की सज़ा तो मैंने अपने लिए खुद ही मुंतखब की थी, लेकिन शायद 4 साल पहले लिया गया ये फैसला इसके लिए बेहतर साबित हुआ था। आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन की हैसियत से खड़ा था, जिससे मिलने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां कोशियां रहती थी। इतने अरसे बाद वो अपने घर लौट रहा था। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सामने ही कश्मीरी शाल में लिपटी हुई सूबर सी रुखसार आपी और खूबरू से अकरम भाई इसका इंतजार कर रहे थे। अस्सलामु अलैकुम। वह तेजी से इनके करीब आया। वाह अलैकुम अस्सलाम। अकरम भाई ने आगे बढ़कर इसे गर्मजोशी से गले लगाया। रुखसार यकटक इसे देख रही थी। 6 फुट से निकलता हुआ कद, खिलता हुआ गंदमी रंग, जेल से सेट बाल, सफेद बेदाग शर्ट पर टाई लगाए, आस्तीन ने फोल्ड किए हुए, नेवी ब्लू कोट एक बाजू पर डाले। वो मर्दाना वजाहत का जीता जागता शाहकार लग रहा था। शुक्र अल्लाह का, इसने तुम्हारा दीदार तो करवाया। माशाल्लाह, तुम तो वक्त के साथ मजीद निखर गए हो। रुखसार आपी इसके सीने से लगते हुए बुढ़ाई हुई आवाज में बोली। रुखसार, अब बस करो। देखो शहू परेशान हो रहा है, बाकी के गिले शिकवे घर पर जाकर कर लेना। अकरम भाई ने अपनी जज्बाती सी बेगम को टोका। आपी चलिए, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए, मुझे बाबा साई से मिलना है। शाह बीबी के सीने से लगकर अपने सालों की तशनगी मटानी है। वो रुखसार को अपने बाजुओं के हल्का में लेकर आगे बढ़ा, जहां अकरम भाई ड्राइवर के साथ इसका इंतजार कर रहे थे। चांद बख्श, पहले हॉस्पिटल की तरफ चलो। अकरम भाई ने ड्राइवर को हदायत दी। सवेरा ने मुलाजमा के साथ मिलकर सारा कमरा अपनी निगरानी में साफ करवाया था। ये एक बहुत बड़ा आलिशान कमरा था, जिसका अबनूसी फर्नीचर और दबीज कलीन इसकी शान शौकत मजीद बढ़ा देता था। इस कमरे के साथ ही स्टडी रूम और ड्रेसिंग रूम था। कमरे की खिड़की के बाई जानब बाएं बाग की जानब खुलती थी। सवेरा ने
सारे पर्दे तब्दील किए और बेडशीट भी नई बिछाई, बगीचा से फूल मंगवाकर गुलदान में सजाए और फिर तो सीफी निगाहों से कमरे का जायजा लेकर बाहर निकल गई। सवेरा बीबी, आपको छोटी मालकन बुला रही हैं। सीढ़ियों के पास इसे मुलाजमा ने रोककर पैगाम दिया। ठीक है, वो जवाब देती हुई ज़्यादा ताई के कमरे की जानब चली गई। बड़े से बेड पर ज़हदा रंग बिरंगे मलबूसात फैलाए बैठी हुई थी। जब इजाज़त लेकर सवेरा अंदर दाखिल हुई, ताई अम्मी आपने मुझे बुलवाया था, इसने पूछा। सवेरा बेटी ये देखो, ये कपड़े हैं, तुम्हारे लिए शहर से मंगवाए हैं। उन्होंने बेड पर बिखरे ब्रांडेड मलबूसात की तरफ इशारा किया। सवेरा ने एक नज़र इन दिलकश रंगों के कीमती जोड़ों पर डाली। ताई अम्मी, इन सब की क्या ज़रूरत थी? वो हिचकिचाते हुए बोली। सवेरा, तुम मेरी बेटी ही नहीं बल्कि अकलौती बहू भी हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे अलग और मुनफरिद नजर आओ ताकि शहरयार की नज़र में आ सको। जानती हो ना, वो इतने अरसे वलायत में रहकर आया है। मैं चाहती हूँ मेरी बहू से जब वो मिले तो देखता ही रह जाए।